बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि पिक्चर और क्लियर हो जाए। इसमें हमाद अज़हर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, शिबली फ़राज का एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बात कर रही है। लेकिन हतमी बात जब सहाफ़ी मिलेंगे इमरान खान साहब से और वहाँ इमरान खान साहब से सवाल किया जाएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि वीकेंड था, इमरान खान साहब से मुलाकातें हो नहीं पा रही थी, केसेस नहीं लगे हुए थे। जब सहाफ़ी वहाँ पहुँचेंगे जेल में, अदालत में, इमरान खान साहब से पूछेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअली वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने में उनकी अपनी सोच क्या है। लेकिन जो चीज़ें अब तक सामने आई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक चीज़ मुझे नई पता चली है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और मेरे सोर्सेज मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में और मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाकायदा पम्फलेट्स तैयार किए गए हैं, बहुत सारे पेजेस तैयार किए गए हैं और उनको बाकायदा डिज़ाइन किया गया है, जिनको 7 मई के बाद से लेकर 11 मई तक मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जाएगा। ये काम जो है वो इस वक्त PDM की जो हुकूमत में जमातें मौजूद हैं वो जमातें करेंगी और उनकी मदद भी की जाएगी। यानी अब आपको सारी बात समझ आ गई है कि 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और PMLN ने स्पेशली अपने मीडिया सेल के ज़रिए से, मुझे वहीं से ये इत्तला मिली सबसे पहले और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों से कंफर्म किया, तो बाकायदा बहुत सारी तैयारी कर रखी है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 मुखालिफिन के तौर पर दिखाया जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 9 मई को 1 साल मुकम्मल होने की सूरत में, 1 साल मुकम्मल होने की सूरत में ये कोशिश की जा रही है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 दुश्मनों की तरह पोर्ट्रे किया जाए। और इसके लिए बहुत सारे पोस्टर्स, बैनर्स, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया में लगाई जाती हैं, वॉल्स बनाई जाती हैं, वो सारी बनाकर तैयार करके रख ली गई हैं और उन पर काम हो रहा है। ये काम जो है वो 7 मई से शुरू होना था और 11 मई तक चलना था। अब इसमें साबित ये करना था कि इमरान खान एक्चुअली पाकिस्तान की फ़ौज के दुश्मन है, ये साबित करना था और इससे एक नया बयानिया बनाना था ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहीं धकेला जाए जहां वो पिछले 1 साल से फंसी हुई है। अब इसमें इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फ़ौज भी मेरी है, मैं एक मजबूत फ़ौज देखना चाहता हूं, पाकिस्तान के मफाद में एक मजबूत फ़ौज है। ये इमरान खान साहब बार बार कहते रहे, हर मौके पर कहते रहे। उनका आज भी दावा है कि पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान की फ़ौज भी उनके बहुत बड़ी तादाद में हमायती हैं। यानी इमरान खान साहब ने तो 90% का दावा भी किया था कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, देखिए पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो नौजवान मौजूद हैं वो पाकिस्तानियों की भाई और बेटे हैं ना, उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं के भाई हैं, तो वो उसी तरह होंगे जैसे बाकी पाकिस्तानी हैं, उनसे मुख्तलिफ तो हो नहीं सकते। तो आज इमरान खान साहब को अक्सरियत अगर पसंद करती है तो उनका ये दावा है कि फ़ौज के अंदर भी अक्सरियत उन्हें पसंद करती है। अब इसमें ये ज़रूर है कि ये एक इदारा है और यहाँ पे काम करने वाले लोग एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनका जो इख्तलाफ है वो इस बात पे है कि बंद कमरों के फैसले मुसल्लत नहीं होने चाहिए। वो बार बार ये कहते रहे। उनका जो इख्तलाफ है वो पॉलिसी मैटर्स पे है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उससे उनका इख्तलाफ है। वो पाक फ़ौज से बतौर इदारा कोई इख्तलाफ नहीं रखते, वो ये बात कई मरतबा कह चुके हैं। अब जो एक बड़ा बयानिया तैयार किया गया था, जब ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान साहब तो बात करने के लिए तैयार हैं और इस मौके पर यह बात कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इमरान खान की तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो बात कर सकते हैं, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि सारी पावर बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के पास है। ये सुनने में गैर जमहूरी लगता है, एक्चुअली ये है भी। जो पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान साहब को डकैती मार के आई हैं, 3 पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बारे में तो बहुत क्लियरली उन्होंने कह दिया इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने कि PMLN से, पीपल्स पार्टी से और MQM से जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है उनके साथ तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन वो उस एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जिन्होंने इसके अंदर मदद की, उन तीनों जमातों की। अब यहाँ पे एक डिबेट मौजूद है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने एक पूरा का पूरा नैरेटिव तैयार किया हुआ था उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ मिल गया है। हमाद अज़हर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ी क्लैरिटी है। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो हमाद अज़हर के स्टेटमेंट से मुताबिकत रखता है या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। हमाद अज़हर ने लिखा कि एस्टेब्लिशमेंट से खान ने कोई बातचीत नहीं करनी जब तक अवाम का चोरी मैंडेट वापस और इमरान खान, बुशरा बीबी समेत तमाम कायदीन और रहनुमाओं की रिहाई नहीं होती। लेकिन इसके अलावा एक और भी तो मसला है। वो कह रहे हैं जी पहले तो मैंडेट वापस करो,
बुशरा बीबी, इमरान खान साहब को रिहा करो और बाकी तमाम कायदीन और रहनुमा जो हैं, जितने भी लोग गिरफ्तार, उनको रिहा किया जाए। लेकिन इसके अलावा एक और मसला भी है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है और ये मेरी ज़ाती राय है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट में क्रेडिबिलिटी और एथिक्स का फुकदान है। 9 मई तो एक बहाना बनाया गया, लेकिन इससे पहले भी उनके किसी लफ्ज़ की कोई अहमियत ना थी। ऊपर से झूठ, फरेब, ब्लैकमेल और टॉर्चर की लंबी दास्तानें हैं। ये लोग अपने सियासी मकासद के लिए इस हद तक चले गए कि अब पता नहीं कैसे नजरें भी मिला सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं जो हमारे लोगों और उनके घर वालों के साथ किया गया। अगर कभी तफसीलात सामने आई तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात तो ये ठीक है, यानी जो चीज़ें फेस की हैं और जिन्होंने की हैं उन्हीं को आइडिया है कि उनके साथ क्या बीती। जो आदमी जब गायब हुआ और जब वो वापस आया तो उसकी हालत आपको बता देती है कि उसके साथ क्या बीती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई एक इंसान किसी दूसरे पर इतना जुल्म कर भी सकता है, और वो भी अपने ही हम वतन के साथ। बहरहाल बड़ी कुर्बानियां रकम हो चुकी हैं, इलेक्शन में फतह मिल चुकी है। इमरान खान आज पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर का कदावर तरीन रहनुमा बन चुका है। तहरीक इंसाफ में नई क़यादत रूनुमा हो रही है और मुल्क सारा हकीकत से आशना हो गया है। अब तो गेंद इमरान खान के हाथ में है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वही पुराना दागदार डंडा है जो खुद अपने वजूद पर शर्मिंदा है और अपनी अफादियत भी खो चुका है। इस सूरत हाल चंद तमगाशुदा टाउट के अलावा, यानी इस सूरत हाल में चंद तमगाशुदा टाउट्स के अलावा कोई भी आज मुक्तदरा के साथ नहीं खड़ा। जिन नमूनों को कौम पर दोबारा मुसल्लत किया वो अपने हलकों में इलेक्शन हार चुके हैं और शफाफ इलेक्शन की सूरत में आज अपनी जमानत भी नहीं बचा सकते। इनकी शक्लें और करतूत देखकर कौम को और बाब इख्तियार पर मजीद गुस्सा आता है, बल्कि इनकी सोच और जजमेंट पर मजीद शकूक जन्म लेते हैं। मुल्क के मामलात खासे बिगड़ चुके हैं और गर्मियां भी आ रही हैं। गंदम का बहरान, बिजली के बिल, IMF की मजीद महंगाई, सनती बंदिश, अपोजिशन की तहरीक, और उन्होंने फिर एंड में लिखा, शेक्सपियर का एक मशहूर जुमला है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो ये जनाब हमाद अदर साहब का ट्वीट है। इससे आप मतलब समझ सकते हैं कि पार्टी के अंदर एक ये भी सोच मौजूद है। अब एक और खबर है जी, और ये बड़ी खबर है जी, और देखें कितनी मजेदार खबर है कि वजीर खारजा इसहाक डार जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं उनको डिप्टी वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया है। यानी नवाज शरीफ साहब का पेट भरता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, अंधा वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ दवे अपने आनू। यानी अंधा जब भी रेवड़ियां बांटता है या कुछ भी बांटता है वो अपनों को ही देता है मुड़ मुड़ के। अंधा वंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू, ये मिसाल मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक दफा पहले भी आपको ये मिसाल सुनाई थी। तो अब मामला ये है कि भाई जो है वो वजीर आज़म पाकिस्तान, बेटी जो है वो वजीर आला पंजाब, और समधी जो है वो वजीर खारजा। फिर भी नवाज शरीफ का पेट नहीं भरा और अब उन्होंने बना दिया अपने समधी को डिप्टी वजीर आजम पाकिस्तान। शहबाज शरीफ आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद है। वजीर खारजा इसहाक डार भी उनके हमरा है। इसी दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीजन ने इसहाक डार की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। देखिए पाकिस्तान पे कितना बड़ा एहसान किया गया। ये वो आदमी है जिसके बारे में जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने मीडिया को बताया था कि इसहाक डार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जो सिचुएशन इकोनॉमी की है उसके लिए जनरल बाजवा ने कहा था। हो सकता है गलत कहा हो, लेकिन हमने देखा कि वाकई इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह तबाह किया। मैं पिछले दौर की बात नहीं करता क्योंकि वो तो चले एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी ना, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट तब भी एक बयानियां फैला रही हो जैसे अभी इमरान खान के खिलाफ है, चले उसको छोड़ देते हैं। हो सकता है जनरल बाजवा झूठ बोल रहे थे, लेकिन जो 16 महीने में हमने कारकर्दगी देखी PMLN की और PDM की जमातों की, उसके नतीजे में हम समझ गए कि इसहाक डार साहब को इकोनॉमी का नहीं पता, वो इकोनॉमी को तबाह ही कर सकते हैं। आज उनकी अपनी पार्टी के लोग यही कहते हैं। उसी शख्स को जिसका एक दिन का तजुर्बा वजारत खारजा का नहीं है, पहले वजीर खारजा बनाया गया और अब डिप्टी वजीर आजम बनाया गया। नवाज शरीफ साहब का पेट ही नहीं भरता। यानी ये आदमी जो इश्तिहारी था, ये आदमी जो पाकिस्तान से भागा हुआ था, ये आदमी जो पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहा था, प्रोटोकॉल में पाकिस्तान वापस पहुंचता है। पाकिस्तान वापस आने के बाद हलफ उठाता है, साथ ही इसको वजीर पहले खजाना बनाया जाता है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है, फिर वजीर खारजा बनाया जाता है और अब डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया है। तो इससे भोंडा मजाक तो पाकिस्तान के साथ और हो नहीं सकता। नाज़रीन, कुछ और लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आएंगे और
इनमें जो सबसे ज़्यादा नाम जिसका इंतज़ार किया जा रहा है वो फवाद चौधरी है। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना भी चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी वापसी के लिए काफ़ी गुंजाइश भी मौजूद है। फवाद चौधरी चाहते तो इमरान खान को छोड़कर फ़याजुल हसन चौहान की तरह या फ़ारूक हबीब की तरह या फिरदौस आशिक अवान की तरह वो इलेक्शन लड़ भी सकते थे, लेकिन वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे इमरान खान साहब को छोड़ने के बावजूद, और इमरान खान साहब उन एक्टिविटीज़ से गालिबन आगाह थे। इमरान खान साहब से अलग होने के बावजूद वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे थे और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, इमरान खान साहब की मुखालफत नहीं की जैसे बाकी लोगों ने की है। तो वो तब भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे जिनकी वजह से उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया और फिर वो लंबी जेल काट कर दोबारा रिहा हो गए। उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, अपनी सियासत को उस वक्त कुर्बान किया और एक रिस्क के ऊपर थे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो फवाद चौधरी बयानियां बनाने में, फवाद चौधरी जो है वो पब्लिक को और मीडिया को मोटिवेट करने में और इंटरनेशनली मामलात को उठाने में वो काफ़ी बेहतर है। तो उनकी वापसी से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा होगा। और कुछ लोग हैं जिनमें उस्मान डार हैं, जिनमें सदाकत अब्बासी हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। शीरी मज़ारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है, अगर वो वापस आ जाती है तो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी डिबेट है कि इनको वापस नहीं आना चाहिए, यानी अली जैदी साहब के बारे में एक डिबेट होती है। हालांकि अली जैदी साहब इमरान खान साहब के पुराने और वफादार साथियों में से एक हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को छोड़ा और जिस तरीके से वो मौजूद थे एक दो जगहों पे, उससे पार्टी के अंदर काफ़ी गमो गुस्सा के इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में जिन लोगों ने छोड़ा, उनमें जिनका दुख हुआ उनका अली जैदी साहब का, असद उमर साहब का, इमरान इस्माइल साहब का और कुछ और लोगों का है। लेकिन ये लोग भी मजबूरी के तहत ही सारे छोड़कर गए थे, खुशी खुशी तो कोई भी अपनी पार्टी नहीं छोड़ता। तो अब यहाँ पे डिबेट मौजूद है, इमरान खान साहब और पार्टी जो है वो इस पर क्या तय करती है, किस तरह का एक फार्मूला बनाते हैं और कौन कौन उस फार्मूले पर पूरा उतरता है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़े, उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन ही नहीं लड़ते, हम सियासत ही छोड़ देते हैं। यासिर हमायूं साहब, राजा यासिर हमायूं, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, उन्होंने कहा ठीक है इमरान खान नहीं तो फिर मैं लड़ता ही नहीं, मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता, वो सियासत ही छोड़ दी जब उन पर दबाव हुआ है। बहुत सारे और लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो इमरान खान साहब वापस किसको लेते हैं, कैसे लेते हैं और पार्टी उसके बारे में क्या फैसला करती है, ये इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में। आसिफ करमानी साहब जो नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे, उन्होंने एक मंसूर अली खान साहब को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने निज़ाम को नंगा किया है, मौजूदा शादी में लड़का लड़की राजी नहीं थे। आसिफ करमानी साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरा इनसे तब से ताल्लुक है जब ये नए नए नवाज शरीफ साहब के साथ ड्यूटी करना शुरू हुए थे। मैं उन दिनों में रिपोर्टिंग करता था, लगभग 18 साल हो गए हमारे ताल्लुक को। मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि आसिफ करमानी साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये शख्स अभी बोला नहीं है, ये खामोश है, मैं आपको ये बता दूं। ये जितनी बातें इन्होंने कही कि इमरान खान ने निज़ाम को नंगा कर दिया, मौजूदा शादी में लड़का लड़की राजी नहीं थे, फिर मरीम नवाज के हवाले से कहा कि नवाज शरीफ उनके शहर से बाहर निकलें और मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने कही हैं कि शौकात आएगा तो फाड़ के फेंक दूंगा। मैं आसिफ करमानी साहब को जानता हूं, इनके वालिद जो हैं उनके बारे में भी मैं जानता हूं। वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे और ये बड़े तगड़े आदमी हैं, डॉक्टर आसिफ करमानी। ये अभी कुछ भी नहीं बोले। मैं इनसे एक मुलाकात करूंगा आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जब ये बोलेंगे ना तो ये वो कुछ बता देंगे कि PMLN की बुनियादें हिल जाएंगी, ये मैं जानता हूं। तो आसिफ करमानी साहब जो हैं उनको धमकाया नहीं जा सकता, डराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कुछ जानते हैं जो कुछ PMLN के अंदर अच्छे खासे लीडर्स भी नहीं जानते। ये दिन रात नवाज शरीफ साहब के साथ रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम इशू है और इसको ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेलेक्टिव रखा जा रहा है, यानी उसको सेलेक्ट करके केसेस लगाए जाते हैं और जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ लेना होता है या उनको इंसाफ मिलना होता है, वहां पे केसेस फिक्स ही नहीं होते, लगते ही नहीं है। और बाज़ केसेस जो है वो बहुत तेज़ी से चलाए जाते हैं, जैसा कि इमरान खान साहब को 4 सज़ाएँ दी गई ऊपर नीचे जल्दी जल्दी और 31 साल तक की सज़ाएँ उनको सुना दी गई इमरान खान साहब को। सारी दुनिया ने देखा, बहुत जल्दी जल्दी ट्रायल हुआ, बहुत सारे ट्रायल जो है उनको लटकाया गया। मिसाल के तौर पे ये साकिब बशीर साहब ने इसकी निशानदेही की और बड़ा अहम नुक्ता है कि मखसूस नशिस्तों के पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ अपील, ये 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, 1 अप्रैल को, और आज जो है वो 28 अप्रैल तक ये मुकर्रर नहीं हो सकी। दूसरी जानिब बल्ले के निशान के केस में
इलेक्शन कमीशन ने 11 जनवरी को अपील दायर की थी और 13 जनवरी रात गए फैसला भी आ चुका था। कादी फायद ईसा साहब ने 2 दिन के अंदर न सिर्फ केस लगाया बल्कि रात गए तक केस को सुनकर फैसला दे दिया था, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन करीब आ रहा था और इलेक्शन सिंबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन जाता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, 2 दिन में केस लग के फैसला भी हो जाता है। 11 जनवरी को गया, 13 जनवरी को फैसला हो गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जाती है अपने खिलाफ फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 1 अप्रैल से गई हुई है, आज 28 अप्रैल हो गई है जब मैं ये बात कर रहा हूं, तो 28 दिनों में ये केस नहीं लगा। उन्होंने कहा अब असरात दोनों केसेस के फैसलों के एक जैसे संगीन है। बल्ले का निशान रहने ना रहने के असरात थे, वो नजर भी आए। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तें बरकरार रहने से हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। आईनी तरमीम हुकूमत आसानी से कर सकती है, अगर बरकरार नहीं रहती तो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। इतने अहम केस को लटकाने के पीछे वजह क्या है? वजह जो है वो वैसे बताई है थोड़े दिन पहले PMLN के अपने साहिबान ने कि कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी और उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है और आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। बादियों नजर में तो फिर यही नजर आ रहा है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस 28 दिन तक नहीं लगा और एक केस 2 दिन के अंदर लग के फैसला भी आ गया, तो हम इसका मतलब क्या समझें? मफादात का टकराव है, फिर कोई रिपोर्ट करने वाला तो निशानदेही करेगा। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, अगले वीलॉग में आपको मैं देता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।